वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है वंडरफुल नाइटमेयर। ये कहानी है योन वू नाम की एक बेहद कामयाब लॉयर की जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा। बड़े बड़े नामी लोग और कंपनियां मुश्किल से मुश्किल और हाई प्रोफाइल केस भी उसी को देते हैं क्योंकि उसे जीत की गारंटी माना जाता है। लेकिन 39 की होने के बावजूद भी उसने कभी परिवार बसाने के बारे में नहीं सोचा। उसे लगता है कि शादी और बच्चे सिर्फ जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं और इंसान को कमजोर बना देते हैं। आज वो एक रेप केस को हैंडल कर रही होती है जिसमें आरोपी एक बहुत ही अमीर परिवार का लड़का है। अदालत से पहले ही एक मीटिंग के दौरान क्यों वो पीड़िता की मां को समझाने लगती है कि इतने ताकतवर लोगों से लड़ना बेकार है। अगर मामला बाहर गया तो उनकी बेटी की बदनामी होगी। ये सुनकर लड़की की मां बहुत नाराज होती है और कहती है कि योन वो जैसी औरत जिसने कभी परिवार नहीं बसाया मां के दर्द को समझ ही नहीं सकती। लेकिन आखिरकार मजबूरी में वो गरीब लोग समझौता करने को तैयार हो जाते हैं और योन वो अदालत के बाहर से ही ये केस जीत जाती है। बाद में ऑफिस का उसका सीनियर उसे समझाता है कि एक वकील का काम सिर्फ केस जीतना नहीं बल्कि उन लोगों के साथ खड़ा होना भी है जिनकी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन योन वो इन बातों को नजरअंदाज कर देती है। उसके लिए सच वही है जहाँ पैसा और ताकत है। उसे लगता है कि गरीब लोगों के लिए लड़ना समय और करियर दोनों की बर्बादी है। शाम को उसे एचके ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस बुलाया जाता है। कंपनी एक पुराने रिहायशी इलाके को खाली कराकर वहाँ लग्जरी अपार्टमेंट बनाना चाहती है। जॉन वो को एडवांस के तौर पर एक नई BMW कार और एक वीवीआईपी क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। बदले में उसे वहां रहने वाले लोगों को उनकी जमीन बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए राजी करना है। जॉन वो बिना हिचकिचाए एचके ग्रुप का एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। शाम को जब वो एचके ग्रुप की दी हुई कार में वापस लौट रही होती है तभी रास्ते में अचानक उसकी कार एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। होश आने पर वो खुद को एक बिल्कुल सफेद और अजीब सी लॉबी में पाती है। चारों तरफ बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं जैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। वो घबरा कर तुरंत एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम चेक करती ही चौंक जाती है और अपने सीनियर डायरेक्टर किम को जाकर बताती है कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी की वजह से योन वो को गलती से यहाँ लाया गया है जबकि उसकी मौत का वक्त तो अभी बहुत दूर है। डायरेक्टर किम योन वो को बुलाकर उसे एक रास्ता बताते हैं। धरती पर एक महिला की मौत समय से पहले हो गई थी जबकि उसकी जिंदगी का एक महीना भी बाकी था। गलती से उस महिला की आत्मा को स्वर्ग भेज दिया गया है जहां से अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए योन वो चाहे तो वो उस महिला के शरीर में 1 महीने तक रह सकती है। अगर वो ये समय ठीक से पूरा कर लेती है तो 1 महीने बाद उसकी आत्मा को उसके असली शरीर में वापस भेज दिया जाएगा जो कि हॉस्पिटल के बेड पर कोमा की हालत में है। योन वो को तो मरने के बाद फिर से जिंदगी मिल रही थी। उसे अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना था, बहुत आगे जाना था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे एकदम से ये बात मान लेती है। जब वो फिर से होश में आती है तो खुद को किसी और के शरीर में पाती है। बाथरूम से एक आदमी बाहर आता है। इस नई जिंदगी में वो उसका पति है जिसका नाम सुंगवॉन है। थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं, एक टीनेज बेटी हान्यूल और छोटा बेटा हारू। परिवार को लगता है कि वो किसी हॉरर फिल्म देखने की वजह से अजीब बर्ताव कर रही है, लेकिन योन वो जो शादी, परिवार और बच्चों से हमेशा दूर भागती रही अब वो उसी तरह की जिंदगी के बीच खड़ी है। वो घर से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखती है जैसे डायरेक्टर किम से शिकायत कर रही हो कि उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया। कुछ ही देर बाद इस जीवन में उसका बेटा हारू स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आता है और योन वो को उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाना पड़ता है जो कि उसे बहुत अजीब लग रहा था। वहाँ मोहल्ले की औरतें उसे घेर लेती हैं, हालचाल पूछती हैं और साथ बैठने को कहती हैं। पता चलता है कि वो सब उसकी दोस्त हैं, लेकिन योन वो को इस तरह की घरेलू बातचीत की बिल्कुल आदत नहीं थी। उसे ये सब बेकार लगता है। वो किसी तरह वहाँ से निकलकर घर लौटना चाहती है, लेकिन वो महिलाएं उसे एक फैक्ट्री तक ले जाती हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि इस जीवन में वो रोज बैग बनाने का कच्चा सामान घर लेकर जाती है और खाली समय में बैग बनाने का काम करके पति की मदद करती है। अचानक इतने बदलाव देखकर उसका दिमाग उलझ जाता है, इसलिए वो पास के वॉशरूम में जाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। वहीं अचानक डायरेक्टर किम उसके सामने आ जाते हैं। योन वो उनसे कहती है कि उसे इस शरीर से निकालकर वापस उसकी असली जिंदगी में भेज दिया जाए, लेकिन डायरेक्टर किम साफ मना कर देते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि 1 महीने का यह समझौता उसने खुद माना था। अब शिकायत करने के बजाय उसे इन हालातों में खुद को ढालना होगा। मजबूरी में योन वो को उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि इसके अलावा उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसके बाद वो सुपरमार्केट में घर का सामान लेने जाती है। आदत के मुताबिक वो वही महंगी चीजें उठाने लगती है जो अपनी असली जिंदगी में इस्तेमाल करती थी, लेकिन भुगतान के समय उसके पति का कार्ड रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें इतना बैलेंस था ही नहीं। तब उसे एहसास होता है कि इस घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और ये 1 महीना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। तभी उसे फोन आता है कि हारू स्कूल के पास पार्क में उसका इंतजार कर रहा है और उसे लेने जाने में लेट हो गई है। अब वो तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि एक पड़ोसी तब तक हारू का ध्यान रख रही थी।
शाम को सुंगवान और हान्युल घर लौटते हैं और हैरान होते हैं कि खाने में सिर्फ रोस्टेड मीट बना है। उनके घर में रोज चावल या रोटी बनती थी जो आज नहीं है। रात में सुंगवान उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन योनवू के लिए वो अभी भी एक अजनबी है। वो उसे दूर कर देती है और खुद सोफे पर जाकर सो जाती है। सुंगवान समझ नहीं पाता कि उसकी पत्नी को क्या हो गया है। अगले दिन ऑफिस में वो अपने दोस्त से अपनी पत्नी के बदले हुए बर्ताव की बात करता है। उसका दोस्त शक जताता है कि कहीं उसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है, लेकिन सुंगवान को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। उसी समय उसका बॉस चोय वहां से गुजरता है। सुंगवान उसे बुलेट ट्रेन के लिए अपने साउंड प्रूफ डिजाइन के बारे में बताता है, लेकिन बॉस उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ वही काम करे जिससे कंपनी को ज्यादा मुनाफा हो। दूसरी ओर योन वो मोहल्ले की महिलाओं के साथ बैठी होती है। वो सभी मिलकर उस लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाने की बात करती हैं जो उनकी बस्ती को उजाड़ने वाला है। ये सुनकर योन वो सन्न रह जाती है, क्योंकि अपने असली जीवन में वही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाली वकील थी। गिल्ट महसूस करते हुए वो तुरंत अपने अपार्टमेंट में जाती है और वहां से उस प्रोजेक्ट से जुड़े कागजात निकाल लेती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक वीवीआईपी शॉपिंग कार्ड भी है। इसे लेकर वो महंगे कपड़े और बैग खरीदने चली जाती है, लेकिन भुगतान के समय नाम अलग होने की वजह से कैशियर को उस पर शक हो जाता है। घर लौटने पर वो देखती है कि हरू उसके लिए विटामिन की गोलियां लाया है। वो का अजीब बर्ताव देखकर उसे लग रहा था कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वो उससे इन्हें खाने के लिए कहता है। हरू का ये छोटा सा एक्शन आज योनवू को अंदर से छू जाता है। उसके मासूम चेहरे को देखकर वो मना नहीं कर पाती और उसकी लाई हुई विटामिन की गोलियां खा लेती है। रात में सुंगवान उससे फिर बात करने की कोशिश करता है। तभी उसे वो महंगे कपड़े दिख जाते हैं जो योनवू खरीद कर लाई थी। वो पूछता है कि उसने ये सब कैसे खरीदा। योनवू कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही दरवाजे पर पुलिस आ जाती है और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। थाने में कार्ड को लेकर उससे सख्ती से सवाल किए जाते हैं। माहौल ऐसा बना दिया जाता है जैसे उसने कोई बड़ी चोरी की हो, लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती सुंगवान आगे आ जाता है। वो बेहद शांत तरीके से पुलिस के सामने कानूनी बातें रखने लगता है। उसके आत्मविश्वास और कानूनी समझ के सामने पुलिस के पास कोई ठोस आधार नहीं बचता और आखिरकार उन्हें योनवू को छोड़ना ही पड़ता है। बाहर आकर सुंगवान बताता है कि उसने भी वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन घर की हालत ठीक न होने की वजह से उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इस घटना के बाद योनवू पहली बार सुंगवान को अलग नजर से देखने लगती है। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे यह एहसास कराया कि वो अकेली नहीं है, कोई है जो उसकी परवाह करता है, उसके लिए दुनिया से लड़ सकता है। शाम को वो छत पर अकेली बैठी अपने हालात के बारे में सोच रही होती है। तभी डायरेक्टर किम वहां जाते हैं। वो नाराज दिखते हैं और कहते हैं कि सिर्फ 2 दिनों में ही उसने अपने परिवार के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, खासकर अपने पति के लिए। वो सख्ती से चेतावनी देते हैं कि अगर उसने ऐसी हरकतें जारी रखी तो उसे हटाकर किसी और कोई शरीर में भेज दिया जाएगा। योनवू को लग रहा था कि कार्ड वाली बात को लेकर सुंगवॉन भी उसके ऊपर चिल्लाएगा, लेकिन घर लौटने पर वो गुस्सा करने की बजाय उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि वो उसे कभी भी शॉपिंग के लिए नहीं ले जा पाया और वादा करता है कि आगे से उसका ज्यादा ध्यान रखेगा। ये सुनकर योनवू को आज फिर से एक अजीब और प्यारा सा एहसास होता है। अगले दिन सुंगवॉन बताता है कि ऑफिस में एक पार्टी है और वो चाहता है कि योनवू उसके साथ चले। पार्टी की रात सुंगवॉन अपनी पत्नी को सजे धजे रूप में देखकर हैरान रह जाता है। वो गर्व के साथ उसे वहां मौजूद मेयर से मिलवाता है। सुंगवॉन जब अपने साउंड प्रूफ ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता है, तभी उसका बॉस चोय बीच में आकर बात घुमा देता है। डाइनिंग टेबल पर भी चोय लगातार मेयर से बातें करता रहता है। ये देखकर योनवू से रहा नहीं जाता। वो बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि शहर का बजट बेकार परियोजना में खर्च हो रहा है, जबकि ट्रेन साउंड प्रूफिंग जैसी योजना लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। अगर लोग खुश होंगे तो मेयर की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। सुंगवॉन घबरा जाता है, लेकिन मेयर को योनवू की बात पसंद आ जाती है। वो तुरंत चोय को इस प्रोजेक्ट की और डिटेल्स बनाने का ऑर्डर दे देता है। चोय को मजबूरी में हामी भरनी पड़ती है, लेकिन इससे वो सुंगवॉन और योनवू से पूरी तरह चिढ़ गया था। बाहर आकर वो सुंगवॉन को उल्टा सीधा कहने लगता है, लेकिन जैसे ही वो योनवू के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो सुंगवॉन खुद पर काबू नहीं रख पाता। गुस्से में वो चोय को एक जोर का मुक्का मार देता है और योनवू को लेकर वहां से निकल जाता है। योनवू को फिक्र होने लगती है कि कहीं सुंगवॉन की नौकरी न चली जाए, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो। ये सुनकर योनवू के मन में उसके लिए और भी अपनापन महसूस होने लगता है। उस रात सुंगवॉन नशे में सोफे पर सो जाता है और योनवू हारू के साथ लेटती है। सोते समय हारू उसे गले लगा लेता है, जिससे पहली बार योनवू को किसी बच्चे के स्नेह का एहसास होता है, जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन शाम को वो हारू के साथ टहलने निकलती है, जहां वो खेलते हुए गिर जाता है। एक आदमी उसे उठाने में मदद करता है कि तभी मकान मालकिन वहां जाती है। वो उस आदमी से किराया मांगने लगती है, जो वो अभी नहीं दे पा रहा होता। मकान मालकिन सबके सामने उसे बेइज्जत करती है, जिसे देखकर योनवू से रहा नहीं जाता। अपने वकालत के एक्सपीरियंस से वो सबके सामने मकान मालकिन का भांडा फोड़ देती है। वो बताती है कि छत पर लगे कम्युनिकेशन टावर से मकान मालकिन को हर साल जो मोटी रकम मिलती है, कानून के हिसाब से वो इन घरों में रहने वाले सभी किराएदारों में बराबर बांटी जानी चाहिए।
वो उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने लोगों को परेशान किया तो वो इस बात की आगे शिकायत कर देगी। मकान मालकिन ये सुनकर डर जाती है और शर्मिंदा होकर माफी मांगती है। वो चुपचाप वहां से निकल जाती है, जिससे आसपास खड़े लोग योनवो की हिम्मत देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली हाउसवाइफ कानून की इतनी समझ रखती होगी। अगली सुबह हानियोल घर के काम में योनवो का हाथ बटाती है और बताती है कि वो दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली है। स्कूल के बाद एक हैंडसम सीनियर उसे अपने घर बुलाता है, जहाँ पर कोई नहीं होता। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन तभी वो लड़का उसके पास आने की कोशिश करने लगता है। अचानक हानियोल की नजर कमरे में लगे कैमरे पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि वो गलत जगह आ गई है। थोड़ी देर में उस लड़के के दोस्त भी वहां जाते हैं और हानियोल को घेर लेते हैं। वो लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानियोल किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग जाती है। दोपहर में जब वो घर लौटती है तो सीधे अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। योनवो उसके पीछे जाती है और उसके शरीर पर पड़े निशान देखकर सब समझ जाती है। हानियोल रोते रोते उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर योनवो के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़ते हैं। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत रखी जाती है। सीनियर लड़के का वकील लगातार बात को हल्का दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सिर्फ गलतफहमी थी और मुआवजा देकर मामला खत्म किया जा सकता है। योनवो चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। कुछ देर के लिए वो वॉशरूम में जाती है और वहां खुद को संभाल नहीं पाती। उसे याद आता है कि अपनी पुरानी जिंदगी में वो भी इसी तरह गरीब लोगों को समझौते के लिए मजबूर करती थी। आज वो पहली बार समझ पा रही थी कि एक माँ के लिए बेटी का दर्द क्या होता है। हानियोल भी उसके पास आती है और अपनी माँ को रोते हुए देखकर वो कहती है कि वो मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि गरीब लोग अमीरों से नहीं जीत सकते। मगर योनवो तय कर लेती है कि वो पीछे नहीं हटेगी। वो अच्छी तरह जानती है कि इन अमीर लोगों का इलाज कैसे किया जाता है। उसके आने के बाद बातचीत फिर शुरू होती है। वकील और प्रिंसिपल दोनों सीनियर लड़के का पक्ष लेते नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि योनवो जैसी साधारण औरत को दबाना आसान होगा, लेकिन तभी योनवो अपना फोन निकालती है और बताती है कि उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। वो कहती है कि वो उस लड़के को सजा दिलाकर रहेगी, साथ ही वकील और प्रिंसिपल के खिलाफ भी केस करेगी। ये सुनते ही सब घबरा जाते हैं और गुस्से में वो घमंडी लड़का योनवो का फोन छीनने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पलक झपकते ही योनवो उसे पूरी तरह जमीन पर पटक देती है। पिछली जिंदगी की मार्शल आर्ट्स की उसकी ट्रेनिंग आज काम आ गई थी। बाद में दोनों माँ बेटी पार्क में बैठते हैं, जहाँ हानियोल अपनी माँ के गले लग जाती है। योनवो उसे हंसाने के लिए मजाक करती है और इस तरह माँ बेटी के बीच एक नया और गहरा रिश्ता बन जाता है। अगले दिन बालकनी से अपने परिवार को देखते हुए योनवो गहरी सोच में डूबी होती है। तभी डायरेक्टर किम अचानक उसके पास आकर याद दिलाते हैं कि उसके अपने असली शरीर में लौटने में अब केवल एक हफ्ता बचा है। ये सुनते ही योनवो उदास हो जाती है। उसे चिंता होने लगती है कि उसके जाने के बाद उस परिवार का क्या होगा। डायरेक्टर किम कहते हैं कि अगर उसे इस परिवार की चिंता हो रही है तो इस बचे हुए एक हफ्ते में उसे जितना हो सकता है उतना प्यार करे और उन सबको बहुत सी अच्छी यादें देकर जाए। योनवो ऐसा ही करती है और शाम को सुंगवॉन से बाहर चलने के लिए कहती है। रेस्टोरेंट में सुंगवॉन उसे बताता है कि ऑफिस में उसके बॉस चोय ने उसे ट्रांसफर लेटर पकड़ा दिया है। अब उसे किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी होगी। ये सुनकर योनवो को उसके लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। अगले दिन वो चोय से एक कैफे में मिलने का अपॉइंटमेंट लेती है। वहां जाने से पहले वो चोय के पास्ट की पूरी जानकारी जुटा चुकी होती है। पहले वो उससे रिक्वेस्ट करने का नाटक करती है कि उसके पति का ट्रांसफर रोक दिया जाए, लेकिन जब चोय फिर भी मना कर देता है तब योनवो अपना असली दाव चलती है। वो बताती है कि उसे चोय के कई करप्शन मामलों की जानकारी है और अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसकी सारी पोल खोल देगी। घबराकर चोय तुरंत सुंगवॉन का ट्रांसफर कैंसिल करने को मान जाता है। इधर दूसरी ओर स्कूल के बाद हारू अचानक बेहोश हो जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। खबर मिलते ही सुंगवॉन और योनवो दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि हारू को एक रेयर जेनेटिक आंखों की बीमारी है। अगर टाइम पर सर्जरी नहीं हुई तो वो अपनी आंखों की रोशनी तक खो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर योनवो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे याद है कि बचपन में उसे भी यही बीमारी थी। अस्पताल की छत पर जाकर वो डायरेक्टर किम से पूछती है कि हारू को वही बीमारी कैसे हो सकती है, जबकि उन दोनों का आपस में खून का रिश्ता भी नहीं है। डायरेक्टर किम समझाते हैं कि उसकी आत्मा के साथ उसका जीवन, उसका अतीत, उसकी तकलीफें, सब कुछ इस जीवन में उसके साथ आया है। ये सुनकर योनवो टूट कर रो पड़ती है। तभी सुंगवॉन वहां आता है और उसे गले लगाकर शांत करता है। उस रात योनवो हारू के पास ही सोती है। उसे गले लगाकर वो अपने अतीत में खो जाती है। बचपन से ही वो अपने पिता से नफरत करती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसने अपनी माँ को अपने पिता की यादों में रोते हुए देखा था, जो नेवी में थे और शायद ही कभी घर आते थे। यहाँ तक कि उनका चेहरा भी उसे ठीक से याद नहीं है। एक दिन उनकी मौत की खबर आई, जिसके सदमे से उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। माँ के अंतिम संस्कार में बिल्कुल अकेली खड़ी योनवो ने उसी दिन तय कर लिया कि अब वो खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि उसे किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े। उसने
अकेले संघर्ष करके जिंदगी में सफलता पाई, लेकिन सफलता के बावजूद उसके अंदर हमेशा एक खालीपन रहा। मगर अब सुंगवान और बच्चों के साथ रहते हुए उसे एहसास हुआ कि वो जिस खुशी को हमेशा पैसे और सफलता में ढूंढती रही, वो असल में परिवार में छिपी थी। अगली सुबह अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी योनवू की नजर बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जाती रहती है। अंदर हारू की सर्जरी चल रही होती है और बाहर उसके दिल में डर, बेचैनी और समय के खत्म होने का एहसास एक साथ चल रहा होता है। तभी डायरेक्टर किम उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखते ही योनवू समझ जाती है कि उसका यहाँ रहने का समय अब खत्म हो चुका है। उसकी आंखों में घबराहट उतर आती है। वो तुरंत उनसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि बस थोड़ा सा समय और दे दिया जाए, कम से कम तब तक जब तक हारू ऑपरेशन के बाद होश में ना आ जाए। वो उसे बिना अलविदा कहे नहीं जाना चाहती। डायरेक्टर किम मानते हैं कि वो इस परिवार से बहुत जुड़ चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि ये उसकी असली जिंदगी नहीं है, इसलिए नियम नहीं बदले जा सकते। योनवू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और वहां से भागने की कोशिश करती है। उसकी जिद और भावनाओं को देखकर डायरेक्टर किम आखिरकार उसे अपने परिवार से आखिरी बार मिलने की अनुमति दे देते हैं। योनवू अब तेजी से अस्पताल के कमरे की ओर जाती है। सबसे पहले वो हान्युल के पास जाती है, उसे कसकर गले लगा लेती है। हान्युल को समझ ही नहीं आता कि उसकी माँ आज इतनी इमोशनल क्यों है। योनवू उसे प्यार से समझाती है कि वो एक अच्छी बड़ी बहन बने, हारू का ख्याल रखे और पापा की बात माने। हान्युल मासूमियत से सिर हिला देती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। फिर योनवू हारू के पास जाती है, जो अभी अभी सर्जरी के बाद होश में आया होता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। योनवू उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। रोते हुए वो उसे गले लगाती है और कहती है कि वो बहन की बात सुने, बहादुर बने और जल्दी ठीक हो जाए। आखिर में वो सुंगवान के पास जाती है, उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। साथ ही वो ये भी कहती है कि ये पहली बार था जब किसी से उसे सच में प्यार हुआ। वो उससे बच्चों का ख्याल रखने को भी कहती है। सुंगवान को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन बच्चे की परेशानी की वजह से वो उससे ज्यादा सवाल नहीं कर पाता। इस तरह एक महीने के लिए मिले इस परिवार से विदा लेकर योनवू उनसे अलग हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही एक सुकून भी है। एक परिवार के रूप में उसने वो खुशी हासिल की है जो अपनी असली जिंदगी में शायद वो कभी हासिल नहीं कर पाती। इसके बाद जब वो अपनी असली जिंदगी में लौटती है तो वो अस्पताल के बेड पर कोमा से जागती है। आंख खुलते ही उसे सबसे पहले हारू की याद आती है। बिना समय गंवाए वो उसी अस्पताल की ओर भागती है जहाँ उसकी सर्जरी हुई थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कोई नहीं मिलता, ना सुंगवान और ना ही बच्चे। घबराई हुई वो उस फ्लैट में जाती है जहाँ वो उनके साथ रहती थी, लेकिन वो घर भी खाली होता है। दीवारें वही हैं, रास्ते वही हैं, लेकिन वो परिवार कहीं नहीं है। योनवू का दिल भारी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था, एक ऐसा सपना जो बहुत असली लग रहा था। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन ऑफिस में वो अपने सीनियर को अपने सारे केस की फाइल्स दे देती है और उससे कहती है कि अब वो इन केस को संभाले। वो खुद कुछ समय के लिए छुट्टी लेना चाहती है। अब वो पहले जैसी पत्थर दिल वकील बनकर नहीं रहना चाहती, जो सिर्फ पैसों के लिए लोगों की जिंदगी उजाड़ दे। छुट्टियों पर जाने की तैयारी करते हुए सामान पैक करते समय उसे अपने माता पिता की पुरानी चीजों का एक डिब्बा मिलता है। वो इसमें मिली फोटो एल्बम देखने लगती है। इन तस्वीरों के बीच उसे डायरेक्टर किम का भी एक फोटो दिखता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि जो डायरेक्टर किम उसे बार बार दिखाई देते थे वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। ये समझते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसके पिता ही थे जो इस पूरे अनुभव के जरिए उसे सही रास्ता दिखाना चाहते थे। वो उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि जीवन में परिवार और अपनापन सबसे बड़ा सच है, जैसे वो उसे ये बताने आए थे कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन न्यूजीलैंड में छुट्टियां बिताने के लिए वो फ्लाइट में चढ़ती है। तभी सीट ढूंढते समय एक छोटा लड़का उससे टकरा जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि हारू होता है। योनवू को लगता है जैसे वो फिर से वही सपना देख रही हो, लेकिन तभी पीछे से हान्युल और सुंगवान भी आ जाते हैं और उसकी बगल वाली सीट पर ही बैठ जाते हैं। उन तीनों को देखकर योनवू को अब समझ आ जाता है कि उनके साथ बिताया हुआ समय कोई सपना नहीं था। वो उनसे पूछती है कि वो सब कहाँ जा रहे हैं। हारू मासूमियत के साथ बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए कुछ दिन के लिए वो लोग किसी शांत जगह रहने जा रहे हैं। इत्तेफाक से वो उसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ योनवू जा रही है। ये सुनकर योनवू के चेहरे पर एक सुकून भरी सच्ची मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे उसका खोया हुआ परिवार फिर से मिल गया हो, जैसे उसे एक और मौका दिया गया हो, एक नई शुरुआत का। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।